तो वेलकम 12th क्लास, स्वागत आपका। आज के टॉपिक श्रीलंका में जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। 12th क्लास, ये बात मैं बता दूं, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से एक बार समझ लेना, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि इसमें स्टूडेंट गलती करते कैसी कि इधर का डाटा उधर, उधर का डाटा इधर, और पता नहीं लगता उनको कि एक्चुअल में था क्या प्रॉब्लम। इसलिए इस प्रॉब्लम को ढंग से समझ लेना ताकि आप इस टॉपिक पे आए हुए हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख सको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास, श्रीलंका को समझो कि श्रीलंका में कौन से लोग हैं और वो किस प्रकार बसे हुए हैं, और उनकी जो भाषाई और संस्कृति या लैंग्वेज और कल्चर है किस प्रकार अंतर। देखो, दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक सिंगली, एक तमिल। सिंगली वहां पर बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी है, मतलब ज्यादा संख्या में है। तमिल अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, कम है। अब कितना प्रतिशत? लगभग 74%, 74%, और उससे अधिक कौन है? सिंगलीज। और 18% कौन है? तमिल। मतलब तमिलों की संख्या वहां कम है, इसीलिए माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक बोले जाते हैं। अब जो ये सिंगली है, ये सिंगली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। जितने भी सिंगली बोलने वाले हैं वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं और वो सिंगली भाषा ही बोलते हैं। तमिल भाषा जो है, तमिल नाम में ही है, जो तमिल लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को नहीं मानते। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने बात है कि तमिल लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते, पर ये सारे किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। और इनके जो पूर्वज है तमिलों के, फोर फादर्स है, ये इंडिया से ही श्रीलंका गए थे। तो मतलब ये कभी भारतीय ही थे। जितने भी इनके फोर फादर्स है, पूर्वज है, ये इंडिया से श्रीलंका गए और वहाँ जाकर बस गए। और सबसे बड़ी बात, ये ऊपर इसलिए लिखना पड़ा, नीचे जगह नहीं थी। श्रीलंका के उत्तरी भाग में बसे हुए हैं जितने भी तमिल हैं, ये तमिल जितने भी लोग हैं, ज़्यादा सारे के सारे कहाँ बसे हुए हैं? श्रीलंका के नॉर्दर्न, उत्तरी भाग या क्षेत्र या एरिया में बसे हुए, लिव करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, वहाँ एक निश्चित क्षेत्र में है, तो जहाँ ज़्यादा तमिल हो गए तो वहाँ ये कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। और क्या करते हैं और क्या समस्या है, ये हम पढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास, क्योंकि सिंगली और तमिल भाषा धर्म के आधार पर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है, इसलिए उनके रहने सहने का तरीका, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और अब आते हैं श्रीलंका के लोकतंत्र पर, वहाँ की राजनीतिक या पॉलिटिकल सिस्टम। श्रीलंका के अंदर भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पर वो डिफरेंट है, भिन्न है। देखो, हमेशा याद रखना, रियल डेमोक्रेसी या वास्तविक लोकतंत्र किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें चाहे बहुसंख्यक वोट वाला, वोट मतलब मतों मतलब वोट, जिसको ज्यादा वोट मिले, बहुसंख्या ज्यादा वोट मिले, वो जीत जाए। लेकिन एक बार सरकार बनने के बाद वो बहुसंख्यकों का या जो ज्यादा है संख्या में उनका ख्याल नहीं रखेगी, जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ उनका ख्याल या उनके लिए काम नहीं करेगी, वो अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी के हितों, फेवर्स की रक्षा या सिक्योरिटी भी करेगी। ये होती है रियल डेमोक्रेसी। आप इंडिया में देखो, भले ही हिंदू मेजॉरिटी में बोले जाते हैं या बहुसंख्यक बोले जाते हैं या है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिख, मुस्लिम, ईसाई, अगर ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो भी इनके हितों की रक्षा या फेवर की सिक्योरिटी सरकार करती है और इनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। कहीं भी इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब शासन, सरकार भले ही ज़्यादा वोट वाली बने, लेकिन वो किसी माइनॉरिटी के साथ कोई अत्याचार, इनजस्टिस, खासकर कि अन्याय और भेदभाव नहीं कर सकती। ये होता है रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र। अब आते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में भाषा और धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑन लैंग्वेज, ऑन रिलीजन, धर्म और भाषा के आधार पर सिंगलियों ने कोशिश करी कि भाई भाषा और धर्म, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, 74-75% है, तो इन्होंने शासन या रूल पर एकात्मकता या एकाधिकार, एकात्मकता से ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एकाधिकार या मोनोपोली
स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी कोशिश ये थी कि सारे शासन पर, क्योंकि हम ज़्यादा हैं तो वोट भी हमारी ज़्यादा हुई, तो हम क्या करते हैं, शासन पर, रूल पर मोनोपोली या एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, एकात्मकता स्थापित कर लेते हैं। कहने के तो लोकतंत्र रहेगा लेकिन वोट तो हमारी ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम सीधे सीधे काम करते हैं, शासन या रूल पर अपना ही होल्ड या वर्चस्व या प्रभाव जमा लेते हैं। ये कोशिश करी सिंघलियों ने, और इसका पूरा पूरा प्रभाव या यूं कह लो कि सारा का सारा सिस्टम ही सिंघलियों का बन गया। तो वो कैसे और क्या हुआ वो देखते हैं। तो 12th क्लास, श्रीलंका में एकात्मक शासन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है या रूल है। अब यूनिटरी एकात्मक शासन क्या होता है, अगर आपने 11th का पढ़ा हुआ याद नहीं रखा है तो, जिसमें शासन की सारी शक्तियां एक ही या केंद्र सरकार जो सेंटर गवर्नमेंट है पूरे राष्ट्र के लिए, उसके हाथे में हो। जैसे कि हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन अगर सारी की सारी शासन की शक्तियाँ हमारी केंद्र सरकार जो अभी बीजेपी की है, अगर इसके हाथ में आ जाए तो इसे बोला जाएगा यूनिटरी या एकात्मक शासन। तो ये यूनिटरी शासन है श्रीलंका में। वहाँ एक ही सरकार है जो पूरे श्रीलंका पर नियंत्रण या कंट्रोल करती है, शासन करती है। अब शासन की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, तो सिंघलियों ने वहां पर इस तरीके से काम किया कि सरकार और शासन की सारी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, या उसे नियंत्रण कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर लिया। कैसे, देखो चुनाव हुए, सिंघली लड़ रहे हैं, सिंघलियों ने सिंघली को वोट दी तो सारे सिंघली ही जीतेंगे, तमिल तो जीत ही नहीं सकता, ज्यादा वोट किसकी, सिंघलियों की। तो इस तरह सिंघलियों ने सरकार और शासन पर, गवर्नमेंट पर और रूल पर पूरा नियंत्रण या उनकी पावर्स पर, जो सारी शासन की रूल की पावर शक्तियां थी सरकार की, वो सब पर नियंत्रण या कंट्रोल स्थापित एस्टेब्लिश कर लिया। और सरकार केवल सिंघलियों के हितों की रक्षा करती है। अब चुनने वाले मतलब जो वोट दे रहे हैं, जो मत दे रहे हैं, वो भी कौन, सिंघली। जो जीते वो कौन, सिंघली। सरकार बने सिंघली। तो सिंघलियों की सरकार किसके लिए काम करेगी वहां स्पेशली वो सिर्फ सिंघलियों के हितों की या सिंघलियों के फेवर्स की ही रक्षा या सिक्योरिटी करती है, या उन्हीं के हितों में फेवर्स में काम करती है। तमिलों के लिए कुछ काम ही नहीं करती। तमिलों को वहां किसी प्रकार का कोई भी एनी टाइप ऑफ सोशल इकोनॉमिक राइट्स, सामाजिक आर्थिक अधिकार किसी भी प्रकार के तमिलों को श्रीलंका में नहीं दिए गए। एनी टाइप ऑफ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू तमिल्स। सीधा सीधा हिसाब है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ सरकार में सब कुछ क्या है, सिंघलियों का ही कंट्रोल स्थापित है, नियंत्रण स्थापित है। अब इसलिए क्योंकि कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो सिंघलियों का क्या स्टैंड है? सिंघलियों का ये कहना है जितने भी तमिल हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो श्रीलंका के नहीं हैं, वो विदेशी है, वो उनको विदेशी फॉरेनर्स मानते हैं। और इसलिए क्योंकि वो फॉरेनर्स है, हमारे देश के है ही नहीं, तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, सामाजिक मतलब सोशल और आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, इन तीनों ही सुविधाओं का मतलब फैसिलिटीज़ का, इंग्लिश वाले जरूर सुन ले क्योंकि अभी यह लिखने की जरूरत नहीं, सुविधाएं मतलब इन तीनों पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैसिलिटीज़ का तमिलों को कोई अधिकार या राइट नहीं मानते। उनका कहना है कि तमिलों का कोई अधिकार है ही नहीं इन चीज़ों का, इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों 3 टाइप्स ऑफ राइट्स को इनका है ही नहीं, अधिकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉरेनर्स हैं, श्रीलंकन्स है ही नहीं। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि तमिल आर नॉट द सिटीजन ऑफ श्रीलंका, ये तो बाहर से आके बस गए हैं, इसीलिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इनको कोई किसी प्रकार के अधिकार या सुविधाएं नहीं मिलेगी और नहीं मिलती हैं। तो इस कारण वहाँ पर सरकार खुद ही तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कह लो या भेदभाव कर रही है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली ही के कारण श्रीलंका में जातीय संघर्ष या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब पढ़ते हैं इसमें हम आगे। तो 12th क्लास, अब आते हैं हम तमिल पर। तमिल लोग इस एकात्मक शासन का, यूनिटरी गवर्नमेंट का विरोध या अपोज करते हैं। अब देखो क्यों करते हैं, उनका कहना यह है कि चलो एक सरकार हो लेकिन कई जगह क्षेत्र में राज्य सरकार भी हो जो उनके लिए काम कर ले, कुछ शासन की शक्तियाँ, द पावर्स ऑफ रूल अलग अलग जगह बट जाए, विकेंद्रीकरण हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। इसीलिए वो इस एकात्मक शासन का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। तमिलों की मूल जड़ें, द बेसिक रूट्स, मैंने पहले बताया, इनके 4 फादर्स भारत में कहाँ से जाएंगे अगर तमिल जाएंगे तो तमिलनाडु से ही गए थे। इनकी बेसिक रूट्स अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, कहाँ से? भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से या तमिलनाडु राज्य से।
इसीलिए तमिल ये आशा एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट किससे, इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से ये आशा करते हैं कि वो इनके हितों की रक्षा या इनके फेवर्स की सिक्योरिटी करेगी। और क्योंकि भारत एक बड़ा देश है श्रीलंका से, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार श्रीलंका को प्रेशराइज करेगी, दबाव बनाएगी कि वो तमिलों को तंग ना करे और तमिलों के हितों की भी रक्षा करे या उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रयास करे। तो इनकी आशा है कि, या थी यूँ कह लो उस वक्त तो, कि अभी आगे आप पढ़ोगे कि क्यों ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया ये जो तमिलों का सारा संघर्ष था। तो तमिलों के संघर्ष में डिमांड, तमिलों की मांगे यही है कि पहले तो एकात्मक शासन का विरोध कर दो, या इसका विरोध करते हैं। दूसरा, भारत सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो श्रीलंका पे प्रेशर बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनकी ये डिमांड्स मांगी नहीं गई या मानी नहीं गई। जब इनकी ये डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया और बहुत बड़े स्तर पर हिंसक गृह युद्ध चल गया, सिविल वॉर। वो पढ़ते हैं हम आगे। तो 12th क्लास तमिलों की मांगे में आगे कि तमिलों की क्या डिमांड्स है, डिमांड्स ऑफ तमिल। 1983 के बाद देखो, 1983 तक तो ये डिमांड कर रहे थे कि भाई भारत सरकार प्रयास करे, एफर्ट करे, कोशिश करे कि भाई इनके हितों की रक्षा हो, या क्या कहते हैं कि ये शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे कि भाई जो एकात्मक सरकार है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसको ख़त्म करके डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण किया जाए। लेकिन 1983 आते आते इनको पता चल चुका था इनकी डिमांड का कुछ होने वाला नहीं है, इनकी मांगों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए संघर्ष या यूँ कह लो अपने स्ट्रगल को बहुत फास्ट, तेज़ कर दिया, एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा या यूँ कह लो कि एक एंगर भर गया था। तमिलों ने अब श्रीलंका से, अभी तक तो ये श्रीलंका के अंदर ही रह के डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने डिमांड की श्रीलंका से अलग, एक अलग या यूँ कह लो सेपरेट कंट्री श्रीलंका से तोड़कर बनाई जाए। अर्थात इन्होंने डिमांड करी कि एक अलग देश तमिलों के लिए बनाया जाए और उस क्षेत्र में तमिल जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है उसको काट कर, श्रीलंका के उत्तरी भाग को काट कर, जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसमें ज़्यादा तमिल रहते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा तमिल लोग या जनसंख्या या पॉपुलेशन रहती है, उसे श्रीलंका से अलग करके तमिलों के लिए एक अलग देश या कंट्री बनाई जाए। इन्होंने सेपरेट कंट्री की मांग, अलग देश की मांग कर ली। अब इस अलग राज्य की प्राप्ति के लिए मांग करना एक अलग चीज़ है। अलग राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने 1983 में 1983 में एक संगठन, इस संगठन का नाम याद रखना ऑर्गेनाइजेशन का, ये उस वक्त का सबसे शक्तिशाली संगठन बोला जाता है। इस संगठन के पास वैसे तो ऑफिशियल कहीं नहीं है लिखा हुआ, लेकिन यूँ कहते हैं कि जब श्रीलंका में गृह युद्ध या सिविल वॉर स्टार्ट हुए तो ये वो संगठन था जिसके पास अपनी कुछ मिसाइलें भी मौजूद थी। वैसे एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के पास वो भी एक क्षेत्रीय स्तर पर एक बना हुआ, इतना पैसा आना और इतने सारे हथियार आना बहुत कमाल की बात थी। लेकिन इस लिट्टे के पास काफ़ी शक्ति थी और इस लिट्टे की संगठन की या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई तमिलों के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया है। ये इसकी फुल फॉर्म या एक पूरा रूप है। और इस प्रकार तमिलों ने श्रीलंका में, इस संगठन का मतलब ये था कि भैया अब हम मार के, लड़ के, संघर्ष करके अपनी अलग देश या कंट्री लेंगे या बनाएंगे। तो इस प्रकार तमिलों ने इस संगठन के बनते ही श्रीलंका में एक सशस्त्र विद्रोह, एक आर्म्ड रिबल या यूँ कह लो आर्म्ड स्ट्रगल, संघर्ष शुरू कर दिया और श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत या सिविल वॉर की स्टार्टिंग हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो 12th क्लास, जब तमिल या लिट्टे और श्रीलंका की सरकार में सिविल वॉर या गृह युद्ध या यूँ कह लो कि सशस्त्र संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में इंडिया ने क्या एफर्ट्स या इंडियाज एफर्ट या भारतीय प्रयास क्या रहे। 1987 में भारत सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने श्रीलंका में, श्रीलंका सरकार और लिट्टों के बीच, क्योंकि श्रीलंका के अंदर श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ कौन था, लिट्टे, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष या स्ट्रगल या यूँ कह लो गृह युद्ध, सिविल वॉर चल रहा था, इस संघर्ष को रोकने के लिए और शांति की स्थापना के लिए, एस्टेब्लिश पीस, कि किसी तरह श्रीलंका में शांति हो जाए, अपनी सेना या सैनिक वहाँ भेजे, याद रखना आर्मी भेजी, और इस आर्मी को बोला जाता था शांति सेना, पीस आर्मी, ठीक है।
अब याद रखना, मैं आपको बता दूं, वैसे कोई नहीं बताएगा आपको ऑनलाइन कि भारत अपनी सेना को, वैसे तो बहुत कम है कि किसी देश में भेजे, लेकिन यहाँ मजबूरी थी, एक भारत सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी थी। और आप इसको ढंग से सुनना, 80 का दशक अंत आ चुका था, 87 का दौर था, सोवियत संघ लगभग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। यह सबको पता चल चुका था कि सोवियत संघ अब कमज़ोर हो रहा है, इसलिए क्योंकि अब सोवियत संघ कमज़ोर हो रहा है और अमेरिका भारत से कुछ खास लगाव रखता नहीं था। तो जब ये लिट्टो का संघर्ष स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने ये कहा कि वो श्रीलंका में शांति के लिए अपनी सेना भेजेगा। ऐसे में अगर श्रीलंका के अंदर अमेरिका का बेस या सैनिक अड्डा बन जाए तो भारत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि अमेरिका भारत से उस वक्त काफ़ी हद तक नफरत भी करता था। और ऐसे में बिल्कुल इंडिया की जड़ में घुस के अगर अमेरिका बैठ जाता तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। इसीलिए भारत ने ये देखते हुए कि कहीं अमेरिका ना आ जाए, अपनी शांति सेना को वहाँ के गृह युद्ध या सिविल वॉर को समाप्त करने के लिए और वहाँ शांति की स्थापना, टू एस्टैब्लिश पीस करने के लिए शांति सेना, पीस आर्मी को भेज दिया। लेकिन अब सिर्फ भेजना ही काफ़ी नहीं है। एक तरफ हमारी सेना का विरोध लिट्टो ने भी किया और दूसरी तरफ वहाँ की जनता ने भी किया। श्रीलंका की जनता ने भी विरोध किया, लिट्टे भी विरोध कर रहे थे, और इन दोनों के ही विरोध के कारण भारत को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। 1989 में हालात बदल गए फिर से। क्यों? क्योंकि 1989 में चुनाव होता है भारत में और कांग्रेस हार जाती है। जो राजीव गांधी की सरकार, जो श्रीलंका में कोशिश कर रही थी शांति की, वो सरकार हार जाती है और सरकार बनती है नेशनल फ्रंट की। इनका कोई खास एजेंडा या घोषणा नहीं थी कि भाई हम जाके शांति सेना या श्रीलंका में क्या करेंगे, इसलिए ये मामला 2 साल के लिए टल जाता है। लेकिन 1991 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार या नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट गिर जाती है, फॉल हो जाती है। अब 1991 में फिर से क्या होता है, चुनाव होने लगते हैं। भारत में फिर से चुनाव था और राजीव गांधी जी ने फिर से चुनाव के दौरान ये बोलना शुरू कर दिया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम श्रीलंका में तमिलों से कुछ बातचीत करके इस समस्या का समाधान, कुछ पॉलिटिकल समाधान या पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अब लिट्टो को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भारत सरकार की सेना जाएगी तो फिर उनका संघर्ष शायद कम हो जाए। इसलिए लिट्टो ने चुनाव प्रचार के दौरान, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी चेन्नई के में, जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर एक चुनाव प्रचार, प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, क्योंकि वहाँ 91 में हमारे यहाँ क्या चल रहे थे, 91 में चुनाव, तो ये चुनाव प्रचार के लिए चेन्नई के लिए गए, तमिलनाडु के लिए गए। वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टो ने श्री राजीव गांधी जी की बम से उड़ाकर, एक्सप्लोड करके, एक ये बड़ी तस्वीर भी आपके सामने आ रही है, इसको देख लो। वहाँ एक लड़की ने अपने पेट पर बेल्ट बांधी और जब वो राजीव गांधी के लिए पैर छूने के लिए झुकी तो ऐसे में क्या हुआ कि वो बटन जो था बेल्ट में दब गया और उनकी बम से उड़ाकर, राजीव गांधी जी की बम से उड़ाकर हत्या कर दी। और ये बहुत ही डिज़ास्टर रहा हमारे देश के लिए, बड़ा अच्छी बात नहीं मानी जाती कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए उसी के देश में। तो ये भारतीय प्रयास थे जो भारत ने कोशिश की शांति की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पर आगे। तो 12th क्लास, श्रीलंका में अब परिस्थितियां जैसी भी रही, अब क्या हो रहा है श्रीलंका में? आज तक आपको लग रहा होगा नहीं कि ये जो गृह युद्ध था ये समाप्त हो गया होगा, ऐसा कुछ परिस्थितियां नहीं। आज तक इस समस्या का कोई संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन या हल नहीं निकल पाया है। नॉर्वे में काफ़ी पीसफुल कंट्री बोली जाती है। नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी, आपको अभी अगले चैप्टर में आ जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नॉर्वे ने भी दोनों ही पक्षों के बीच, या दोनों पक्ष मतलब आप कह लो श्रीलंका गवर्नमेंट एक तरफ और लिट्टे, इन दोनों के ही बीच, दोनों पक्ष या दोनों साइडों के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश की कि किसी तरह इनके बीच में कोई एग्रीमेंट, समझौता हो जाए और शांति स्थापित की जाए। उसके लिए एफर्ट, नॉर्वे ने काफ़ी एफर्ट किया कि भैया किसी तरह इनके यहाँ पर शांति या पीस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और दोनों पक्षों या दोनों साइड्स में एक एग्रीमेंट या समझौता हो जाए। लेकिन वो कभी सफल
नहीं हुए, क्योंकि दोनों साइड अपनी अपनी जगह पर अड़ी हुई थी। कभी श्रीलंका में क्या होता है, शांति की स्थिति आ जाती है, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि लगातार शांति चलती रहती है, और कभी कभी वहाँ पर सशस्त्र संघर्ष या गृह युद्ध, अचानक वहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल और सिविल वॉर की स्थिति या सिचुएशन बन जाती है, कभी भी शुरू हो जाता है। ऐसे में मार्च 2007 में एक घटना हुई थी। लिट्टो ने वहाँ पर जो एक कोलंबो, जो उनकी राजधानी है, वहाँ के हवाई अड्डे पर हमला किया था, आक्रमण किया था, और 2007 में ही एक बस को बम से उड़ा दिया था। तो यहाँ पर कभी भी श्रीलंका में आप कहते हैं परमानेंट पीस, स्थायी शांति नहीं है। कभी लिट्टो का जैसे ही मौका लगता है तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ सशस्त्र संघर्ष या आर्म स्ट्रगल कर देते हैं, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है अचानक, और कभी कभी वहाँ कई दिनों तक कुछ भी नहीं होता, शांतिपूर्वक या पीसफुली काम चलता रहता। तो ये है श्रीलंका की स्थिति। अब चलते हैं हम इसके आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रीलंका में। तो जल्दी से बढ़ते हैं उस ओर। तो 12th क्लास बढ़ते हैं। श्रीलंका में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन श्रीलंका। देखो, संघर्ष भले ही वहाँ स्ट्रगल है कितना, लेकिन फिर भी वहाँ लगातार डेमोक्रेसी, हालांकि वो डेमोक्रेसी आपको पता है कैसी है, अब पता लग गई, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, और विकास की जो दर है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, उसका काफ़ी उच्च है, हाई है। विकास की दर बहुत उच्च है, रेट ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी हाई है। श्रीलंका ने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन को अपनाया। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण मतलब सारा वैश्वीकरण, मतलब वहाँ पूरी मार्केट निजी क्षेत्रों के लिए खोल दी गई है। बाहर से कोई भी कंट्री आती है, व्यापार कर सकती है, खुला मुक्त व्यापार, या ये जो पूरा पूंजीवादी प्रक्रिया को, लिबरलाइजेशन को, उदारीकरण को अपनाया हुआ है श्रीलंका ने पूरी तरीके से। जनसंख्या नियंत्रण, ये सबसे बड़ी श्रीलंका की बात है। पॉपुलेशन कंट्रोल में श्रीलंका, पूरे वर्ल्ड में नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में मतलब डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है वर्ल्ड में, श्रीलंका का पॉपुलेशन कंट्रोल में पहला स्थान या फर्स्ट पोजीशन है। पर याद रखना, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज या फिर विकासशील देशों में उसका पहला या फर्स्ट पोजीशन आती है, पहला स्थान आता है। किस चीज में? पॉपुलेशन कंट्रोल। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद में श्रीलंका का दक्षिण एशिया में, याद रखना, फिर से वर्ल्ड वाली गलती मत कर देना, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में श्रीलंका सबसे आगे है, सबसे फॉरवर्डिंग पोजीशन पर है। याद रखना, इंडिया से भी ज्यादा। लेकिन यह मत समझना इसकी इकोनॉमी बड़ी है, प्रति व्यक्ति की बात चल रही है। पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में श्रीलंका का सबसे ज्यादा है। तो ये है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी 12th क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है, एथनिक स्ट्रगल है, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और अभी बस इस चैप्टर में 2 वीडियो रह गए और ये जल्दी से समाप्त हो जाएगा। तो 12th क्लास उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और मैं मिलता हूँ जल्द आपसे अगली वीडियो में। तो मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।